चलिए, आज एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो आज से लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। इसी धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के बड़े-बड़े शहरों को भी टक्कर दे सकते थे और जिसका समाज रहस्यों से भरा हुआ था। आज हम सब मिलकर सिंधु घाटी की उसी खोई हुई दुनिया के पन्ने पलटेंगे। तो फिर चलिए समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। अब हम आ गए हैं 2600 ईसा पूर्व में। मैं मोहनजोदड़ो का एक निवासी हूं और मैं यहां अपना घर, अपनी दुनिया दिखाने के लिए मौजूद हूं। मेरे साथ आइए। हाँ, लोग दूर दूर से आने वाले व्यापारियों से कहानियां तो सुनते हैं, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, लेकिन मैं बताता हूं, हमारे शहर, हमारी प्लानिंग, हमारी कला, सच कहूं तो दुनिया में किसी से कम नहीं। हजारों साल बाद जब आने वाली दुनिया हमें खोजेगी, तब वो हमारी महानता को समझेगी। तैयार हैं? चलिए, मैं आपको अपने शहर की गलियों में ले चलता हूं। देखिए कि हम लोग कैसे रहते हैं और हमारी जो ये नगर योजना है वो कितनी शानदार है। देखिए, हमारे शहर जैसे कि मोहनजोदाड़ो ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक है पश्चिमी हिस्सा जिसे हम नगर दुर्ग कहते हैं, जो थोड़ी ऊंचाई पर बना है। ऐसा लगता है कि यहाँ शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा है पूर्वी हिस्सा, जो काफी बड़ा है लेकिन निचले इलाके में है। यहाँ हम जैसे आम लोग रहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, हमारी गलियां कितनी सीधी हैं। वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री, मतलब एकदम सही समकोण पर काटती हैं, एक ग्रिड की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत है जो हमारे सभी बड़े शहरों में देखने को मिलेगी। और हमारे घर इतने मजबूत क्यों हैं? क्योंकि हम आग में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। सुना है कि मिस्र के लोग आज भी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से काम चलाते हैं। हमारी तकनीक कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शहरों में नालियों की जो व्यवस्था है वो भी कमाल की है। हर घर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना एक नहाने का स्थान होता था जो ढकी हुई नालियों से जुड़ा होता था। मतलब साफ सफाई का हम बहुत ध्यान रखते हैं। शहर की बनावट तो देख ली, अब चलिए मेरे लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि हमारे हाथ क्या कमाल करते हैं। हम हड़प्पा के लोग कई कलाओं में माहिर हैं। हम कांसे की चीजें बनाना जानते हैं, जिसके लिए तांबा राजस्थान से आता है और टिन शायद अफगानिस्तान से। इसके अलावा हम सुंदर मन के, चमकदार मिट्टी के बर्तन और सोने चांदी के जेवर भी बनाते हैं। हमारे सबसे कीमती चीजों में से एक हैं ये मोहरें। इन्हें नरम स्टीटाइट पत्थर से तराशा जाता है। इन पर जो जानवर और देवता बने हैं वो सिर्फ कला नहीं है, ये हमारे व्यापार की गारंटी है और हमारी पहचान की निशानी भी। अच्छा, अब मैं आपको अपनी अर्थव्यवस्था और हमारी मान्यताओं के बारे में कुछ बताता हूं। देखिए, हमारे बाजारों में सिक्कों का कोई चलन नहीं है। हम वस्तु विनिमय प्रणाली से काम चलाते हैं। मतलब हम अपने बनाए हुए बर्तनों को अनाज के बदले दे देते हैं या किसी और जरूरत की चीज से बदल लेते हैं। यहां सब कुछ लेन देन से ही चलता है। और हमारा व्यापार सिर्फ हमारे शहरों तक ही सीमित नहीं है। हम समुद्री रास्तों से मेसोपोटामिया तक व्यापार करते हैं। लोथल हमारा एक बहुत बड़ा बंदरगाह है और हम लापिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों का भी व्यापार करते हैं। अगर हमारी मान्यताओं की बात करें तो हम पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमें जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं उनसे इसी बात का पता चलता है। हमारी एक मोहर पर एक पुरुष देवता का चित्र है। वो 3 सींगों वाला है और एक योगी की मुद्रा में बैठा है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा हैं और पैरों के पास 2 हिरण भी हैं। बाद में इसी रूप को पशुपति महादेव का रूप माना गया। हमारे लिए मंदिर पत्थरों से नहीं बने हैं। हम पेड़ों में, जानवरों में ईश्वर को देखते हैं। चाहे वो एक सींग वाला गैंडा हो या कुबड़ वाला ताकतवर सांड, ये सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे लिए तो प्रकृति ही सबसे बड़ी देवी है। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। हमारे उस गाइड की आवाज इतिहास में कहीं खो जाती है और हम वर्तमान में लौट आते हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महान और इतनी आगे की सोच रखने वाली सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? इसके कारण आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। देखिए, इसके पतन के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों जैसी बाहरी जनजातियों ने हमला किया होगा। कुछ का मानना है कि बार बार आने वाले भूकंप और नदियों में बाढ़ ही असली कारण थे।
और एक तीसरी थ्योरी जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करती है, जिससे शायद खेती बर्बाद हो गई होगी। तो शायद कोई एक वजह नहीं थी। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जो इन सभी कारणों के मिलने से सैकड़ों वर्षों में हुई, और अंत में ये महान सभ्यता इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। तो कैसी लगी हमारी दुनिया?